Hello and welcome to this edition of Daily News Digest. So today is 16th of November and today we will analyze some of the important articles from today's edition of The Hindu and The Indian Express. So मेरे तरफ से दो आर्टिकल हैं आज और ये दोनों जो आर्टिकल हैं कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आर्टिकल इज नॉट एट WTO कॉप वेयर डू यू वांट टू डिस्कस सीबीएम का यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी जो यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, ये इसके ऊपर बात हो रही है। और ये जो इस अभी जो कॉप चल रहा है अजरबैजान बाकू में, यहाँ पे ये एक अपने आप में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इससे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, और हमने पहले भी इस पे डिस्कशन करी हुई है। तो दिस ऑल दीज आर्टिकल दैट आर कमिंग इन लाइक आजकल में आ रहे हैं, एक महीने तक आते रहेंगे, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइक मेंस एंड प्रीलिम्स आल्सो। सो like yesterday or day before yesterday, some of us mentioned that China in particular and India had confronted the European Union, and they have raised the issue of trade barriers disguised in the form of environmental sort of mitigation. Okay, so this is the thing, and चाइना जो जो एक बेसिक नेशन है, उसके तरफ से चाइना ने एक प्रपोजल डाला कि वी वांट टू डिस्कस दिस सीबीएम मैकेनिज्म। तो अब ये जानने की जरूरत है कि ये बेसिक है, ये बेसिक क्या है। बेसिक बेसिक कंट्रीज और ग्रुपिंग वाज प्रिकर्सर टू द ब्रिक्स जो बना, उसका ये जो प्रिकर्सर है ये बेसिक है। इसमें रशिया बाद में ऐड होता है तो वो ब्रिक्स कंट्रीज बनती है। तो हैव बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यूरोपियन यूनियन ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। अब ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है भाई? तो ये है कि वो इंडस्ट्रीज जो एक तरह से एक नॉर्म से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विल बी हैविंग सॉर्ट ऑफ उस पे एक एक्स्ट्रा बर्डन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लगेगा इफ दे आर बीइंग इंपोर्टेड टू द यूरोपियन यूनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, इफ द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स had an emission footprint higher than the emission standard in European Union, they will be like charged extra sort of tax। तो ये टैक्सेशन की बात है। तो यूरोपियन यूनियन, लेकिन बात ये है, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये एक करेक्ट करेक्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं है इसको डिस्कशन करने का। तो फिर जो इंडिया एंड चाइना बेसिक कंट्रीज है कि आप कह रहे हो कि ये करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, देन व्हेन वी हैव रेज्ड द इशू एट दिस लेटेस्ट WTO मीट एट लाइक, ये कहाँ हुआ? ये अबू धाबी में हुआ था। ये WTO 13th जो मीटिंग हुई है वो अबू धाबी में, वहां भी आपने इस पर डिस्कशन नहीं किया। तो हम यहाँ पे डिस्कशन किस, इसमें दो चीज है, एक तो इन्वायरमेंटल एक एंगल भी है एंड सेकंड एंगल इज ट्रेड ट्रेड भी रहा है बिकॉज सीबीएम इज अ सॉर्ट ऑफ व्हाट नॉन टैरिफ बैरियर है। एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर है कि आपके, अगर आपका फुटप्रिंट जो कार्बन फुटप्रिंट है अगर एक लेवल को एक्सीड कर रहा है, वी विल टैक्स दैट। तो व्हाट व्हाट इट विल, इससे होगा क्या? what will it lead to? It will basically lead to decompetitiveness of the products coming out from the developing nations because they will be taxed, और जो यूरोपियन यूनियंस के प्रोडक्ट्स होंगे they will be comparatively more cheaper and will become more competitive. So the whole idea is this of taxing this, and they are taxing this in the disguise of climate mitigation की एक फसाड है अपने आप में। क्लाइमेट मिटिगेशन के नाम पे आप टैक्स प्रपोज कर रहे हो एंड देन यू आर लाइक चार्जिंग अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए आप जो है एक मैकेनिज्म लेके आए इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ गई। तो फिर यूरोपियन यूनियन ने इसको वेहेमेंटली अपोज किया था, इस प्रपोजल के, चाइना की प्रपोजल को, कि इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक इनफॉर्मल बैठक हुई है बट उसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है। तो बेसिक ग्रुप सेड CBM unfairly targeted at developing countries. China and Indian negotiator also argued it violated several provisions of the existing international regulations related to both trade and climate। अब हमको ध्यान में रखना है कि जो भी ये क्लाइमेट डिस्कशंस हो रहे हैं, it is deep rooted in, I am mentioning it all along, common but differentiated responsibility because developed countries had a historical burden of emitting so many greenhouse gases and so many like Kyoto protocol till Paris convention ये बोलता है कि developed countries का ये mandate है कि वो mitigation start करें and they should also finance the developing nation for the need of like कटिंग एज रिसर्च के लिए और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कट करने के लिए जो भी
एक फाइनेंसेस की जरूरत होती है, ये डेवलपिंग नेशन को एक पूल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो यूरोपियन यूनियन ने लाया है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूएनएफसीसी। तो ये इसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अब COP 29 में हम आते हैं, तो एक न्यू मेजर्स it is going to be adopted, and talk is around that, discussion is going around that, that is the new cumulative quantitative goal on the climate finance. All we know, in the COP 15 or 16, COP 16 that happened in the Paris, तो वहां पे एक $100 बिलियन फ्रॉम द 2020 ऑनवर्ड इकट्ठा करने की बात की गई थी टू मिटिगेट द क्लाइमेट चैलेंज, बट वो अभी तक हो नहीं पाया है बिकॉज ऑफ सेवरल इश्यूज। डेवलप्ड कंट्रीज आर सेइंग दैट व्हाई वी ओनली नीड टू लाइक pool the resources, because developing countries like India and China are also emitting so much of greenhouse gases. They should also come forward and pool their resources in this, like जो $100 बिलियन की बात कर रही की गई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, इस बात वही हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील में कि डेवलप नेशन को, डेवलपिंग नेशंस को एक तरह से हेल्प करना है। तो और दूसरी बात, एक जो हो रही है कि ये जो एनसी, ये जो $100 बिलियन का एक है, इसमें क्या एग्जैक्टली इसका एक तरह से रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो इंडिया इज वेहेमेंटली अपोजिंग दैट कि इफ दे $100 बिलियन को ये भी वो मान लें कि इफ दे आर लाइक, डेवलप्ड कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मेजर, और क्लाइमेट किसी इंडस्ट्रीज के लिए वो अगर वो हेल्प कर रहे हैं, एक ऑफसेटिंग कर रहे हैं, तो वो इंडिया कह रहा है कि वो उस 100 बिलियन के फाइनेंसिंग के दायरे में नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक इन दैट, हर $100 बिलियन का जो टारगेट है, इट शुड बी अलूफ फ्रॉम दैट। तो इंडिया के एनसी QG cannot be changed into investment goal when it is a unidirectional provision and mobilization goal, कि आपको 100 बिलियन मोबिलाइज करना है। इट शुड नॉट बी लाइक कि आई हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया इन सॉर्ट ऑफ सम लाइक ग्रीन एनर्जी गोल, हमने एक, और हमने लाइक से किसी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट दिया, तो दैट शुड नॉट बी काउंटेड इन दिस $100 बिलियन का एक जो कॉर्पस इकट्ठा करने की बात हो रही है, वो उस पे भी एक तरह से एक कंसेंसस अभी तक बन नहीं पाया कि व्हाट शुड कम इन दिस, दैट क्लाइमेट फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इस पे भी अभी तक बात चल रही है, एंड थिंग्स आर स्टक एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो ओके, सो दिस इज बेसिक टेक अवे, एंड दिस इज वेरी गुड आर्टिकल Gaurav ऑन द। sir, the same article is also given in the Hindu, and I was reading that article. तो फाइनली आई केम टू ए कंक्लूजन, ये ना ना कि जो सैनिटरी और सैनिटरी जो एक मेजर्स होते तरह हैं। से बैरियर्स लगाती है यूरोपियन यूनियन, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही है हमारे एक्सपोर्ट को कम करने के लिए और उनकी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल सर, अब कई बार ये होता है कि लाइक इंडियन मैंगोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसमें क्या है कि अब आपको एक फंजाई का स्पीसीज मिल गया है, वो उसको पूरे प्लॉट को इकट्ठा कर देते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है, उसमें हो सकता है कुछ फंजाई होगा, बट इट नॉट, वो हो सकता है कि हार्मफुल ना हो, वो नेचुरल फंजाई हो जिसका यूजफुल इफेक्ट भी हो, बट इन द नेम लाइक हम करते हैं कि MDH मसाले जाते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया मिलता है, तो ये सब वो हमेशा करते हैं। एंड तो ये एक तरह से तो ट्रेड बैरियर है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक आए भी नॉट। हम अल्फांसो मैंगो जो होता है उसी को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ, जी राइट। हाँ। तो ये इससे एक मिलता जुलता आर्टिकल है आज के एक तरह से ओपिनियन पेज में, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। थिंग इज दैट वी ऑल नो, कम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देयर इज सो मच लाइक डिस्कशन ओवर लाइक स्टबल बर्निंग वगैरह वगैरह, कि स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया, या ओवरऑल इंडिया में पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइक रोड्स में रोड बनते हैं, या रोड से जो डस्ट उड़ती है, पर्टिकुलेट मैटर्स उड़ते हैं, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है। But thing is, this article is pinpointing that we know that source of pollution since long, but we are like moving in our head in different direction. हम उस डायरेक्शन में देखना ही नहीं चाह रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्प्रिट्स को बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन जो बिगेस्ट सोर्स है हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो ओवरऑल दिस आर्टिकल तो लाइक ए क्वार्टर सेंचुरी एगो एक इंडियन ओशन के ऊपर एक स्टडी की गई थी, जिसका नाम था
INDOEX स्टडी, ठीक है। तो इसने ये देखा कि एक इंडियन ओशन के ऊपर एक तरह से थिक ब्राउन क्लाउड था, ठीक है, ब्राउन क्लाउड था। और वो ब्राउन क्लाउड क्या था भाई? वो ब्राउन क्लाउड था कि जो हम लोग बायोमास जलाते हैं उसका एक तरह से स्मॉग कह लें आप या स्मोक कह लें, वो पूरा फैला हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड नो कि ये ब्राउन कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन क्या होता है। दे शुड नो लाइक जो ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर हम जलाते हैं, लाइक काउ डंग को जलाते हैं, उससे जो एमिट होता है वो जनरली इट कंप्राइजेज ऑफ लाइक ब्राउन कार्बन, ठीक है। और ब्लैक कार्बन क्या है और इसका फिर डिट्रीमेंटल इफेक्ट क्या है? तो ये पाया गया कि इंडियन ओशन के ऊपर एक थिक क्लाउड ऑफ ब्लैक ब्राउन कार्बन था, ठीक है। जिसका नाम दिया गया इंडियन ओशन ब्राउन क्लाउड, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया, उसको एक तरह से एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, ये जो देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड नाम दिया गया, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने कहा कि एक पर्टिकुलर रीजन को इस तरह से नाम देना ठीक नहीं होगा, तो वी शुड चेंज दैट एंड इट वाज चेंज टू लाइक एटमॉस्फेरिक ब्राउन। एंड इस ये जो रिपोर्ट थी इंडो एक्स रिपोर्ट को, इसको यूएनईपी ने छापा था 2002 में, ठीक है। तो व्हाट दिस रिपोर्ट फाउंड दैट कि one of the biggest कंट्रीब्यूटर टू दिस इज लाइक बायोमास बर्निंग। बायोमास में हम क्या समझते हैं? हम कोल जलाते हैं, हम काउ डंग जलाते हैं, हम गाँव में हम देखते हैं लकड़ियों से खाना बनता है। दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द like brown carbon and the greenhouse gas emission that is happening from the India and the subcontinent itself. तो ये करके तो first the cause of pollution have been known for 25 years ago and second we have been avoiding the issue for just too long. हम odd even policy ले आते हैं, हम ग्रैप पॉलिसी ले आते हैं, हम बहुत कुछ पॉलिसी ले आते हैं, और ये 2 महीने में होता है कि स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है या फायर क्रैकर्स के जलाने की वजह से नहीं। ये ईयर ऑल एक्टिविटी, ईयर राउंड एक्टिविटी है, पूरे साल पॉल्यूशन इमिट होता है, पूरे साल होता है, और हम तब कुछ नहीं करते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज ऑफ पॉल्यूशन हैव बीन नोन फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कि मोस्ट इंडियन सिटीज आप देखेंगे, मोस्ट इंडियन सिटीज फेल टू मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड विच आर क्वाइट लीनियंट कंपेयर टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन। तो इसमें हमको समझना है कि ये जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 है, इसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या है और डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड क्या है। वैसे ही हम बाकी गैसेस का भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं उस पर, ठीक है। उसी तरह से अगर इन्होंने जो राइटर है इन्होंने खुद एक स्टडी करी कि 2013 में इन्होंने पाया कि अराउंड 48% ऑफ जो इमिशन है वो कम्स फ्रॉम द बायोमास यूज सच एज एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड फ्यूल वुड और डंग केक। उसके बाद बाकी सेकंड हाईएस्ट इमिटेड था वो इंडस्ट्री और पावर प्लांट थे, जिसमें 37% जिसका कंट्रीब्यूशन था, एंड देन रेस्ट वाज लाइक इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो देख सकते हैं इमिशन, वाइल द 7% बाकी मिसलेनियस एक तरह से कंट्रीब्यूशन था, पॉइंट सोर्सेस थे, ठीक है। तो these findings are not surprising if we follow the dictum what we burn the most pollutes the most। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये आप यूज कर सकते हैं लाइक ऐसे, और आप अपने जीएस पेपर्स में भी यूज कर सकते हैं। नेचुरली मोस्ट ऑफ पॉल्यूशन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ बायोमास एंड कोल। अब बात आती है कि फिर इसका एक यहाँ पे एक तरह से कंक्लूजन, और उसमें हम कैसे वे फॉरवर्ड में आ सकते हैं। उज्ज्वला स्कीम की बात है, हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं कि वी शुड शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। जो उज्ज्वला योजना है उस कल सर ने भी बताया था कि उज्ज्वला योजना से कितना कुछ हुआ है, कि हेल्थ बेनिफिट भी हुआ। जो घर की लेडीज होती थी वो खाना बनाती थी, उससे एक तो इंडोर इंडोर पॉल्यूशन जो होता था उससे आस्थमा होता था, एक तो वो उसका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि हम देख सकते हैं कि क्लीन एनर्जी है, उससे जो बायोमास का जो एमिशन होता है वो कम होगा। देन देयर लाइक हम इलेक्ट्रिक चूल्हा ले सकते हैं। एक मुझे याद आता है कुछ साल पहले एक नीडी ने भी एक तरह से एक चूल्हा बनाया था गांव के नीड से, जिसमें पॉल्यूशन बहुत कम था। तो हम ये सब देख सकते हैं, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है दैट हम मुझे जहां तक याद आता है कि गवर्नमेंट की मिशन है लीन मिशन। लीन मिशन क्या है उसके बारे में आप लोग जाने। तो एमएसएमई के कह रहे हैं कि वो भी क्लीनर जो एक तरह से फ्यूल से उसकी तरफ मूव करें, एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक बॉयलर्स और फर्नेसेस को वो अडॉप्ट करें। और जहां तक मुझे याद आता है गाड़ियों के लिए भी भारत स्टेज 6 और 5 आया है, उसमें सेलेक्टिव कैटालिटिकल एक मशीन लगी रहती है, एक यूनिट लगी रहती है। तो वो सब क्या है? फिर हम जब जाते हैं इंडस्ट्रीज में क्लीन एनर्जी के लिए, वेट स्क्रबिंग, ड्राई स्क्रबिंग क्या है, तो स्टूडेंट ये सब भी नोट डाउन कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड स्टेबल बर्निंग के लिए एक तरह से ये दे रहे हैं, अपना सजेशन दे रहे हैं कि ये जो
इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर की 4-5 किसान है एक मिल के कंबाइन हार्वेस्टर यूज करें और उसको उस हिसाब से पे करें, तो ये हो सकता है। ठीक है, लाइक मैन्युअल हार्वेस्टिंग की जगह वो लोग एक तरह से वही कंबाइन हार्वेस्टर से उसका यूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी गुड आर्टिकल। तो फ्रॉम द ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन पे बात करें तो दिस इज वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक एक पूरा ये एक तरह से ऐसे ही क्रिएट कर रहा है आपके लिए कि इशू क्या है और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो दिस होल आर्टिकल इज वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गौरव लाइक। जी सर। गौरव सर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस। जी जैसे सर। कि व्हाट वी हैव सीइंग इन इंडिया ना, वी आर रिस्पॉन्डिंग आफ्टर द इवेंट। मतलब जब एयर पोल्यूशन लार्ज स्केल पे होता है, देन ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ये सब शुरू हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जो एयर पोल्यूशन का ये प्रॉब्लम है, इट डिमांड्स इंटीग्रेटेड अप्रोच। हम अभी आइसोलेटेड अप्रोच पे होते हैं और इंटीग्रेटेड नहीं है, बिकॉज जैसे स्टबल बर्निंग के हम जनरली बोलते हैं कि इसका ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट कहीं ना कहीं इसका 5 to 30% ही इसका कंट्रीब्यूशन है। व्हीकल से जो इमिशन होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। मेट्रोलॉजिकल का इसमें फैक्टर का भी है। इस साल दिवाली के अगले दिन एयर पॉल्यूशन बहुत कम था। तो वी नीड ए काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पे हम इसको एक मिटिगेशन अप्रोच होना चाहिए कि ये इवेंट कम हो, मिटिगेट हो तो कम हो, इसका इम्पैक्ट कम हो। नॉट टू दैट कि हम आफ्टर होने के बाद रिस्पॉन्ड इसको करते हैं कि हाँ अभी मुझे एक्शन लेना है। जी सर, भाई प्रोएक्टिव स्टैंस नहीं होता है हम लोगों का, रिएक्टिव ही होता है। एंड हम जानते हैं ये अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है ये जनरली इसलिए और भी फील होता है क्योंकि एक तरह से आप कहते हैं एक विंटर सेट इन हो जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मौसम में अपने आप स्टेबिलिटी आ जाता है, तो एयर पर्टिकुलेट मैटर्स जो होता है वो कहीं मूव नहीं करता है, दे मूव इन द जोन ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वाई इन द अक्टूबर नवंबर दिसंबर पॉल्यूशन का लोड जो होता है और ज्यादा लगने लग जाता है। पॉल्यूशन ईयर राउंड फिनोमिना है, बट इन दीज months it feel more because there is a sort of stability in the term of geographical एक term जो होता है stability, वो अपने आप में आ जाता है। तो with this I think I'm done with my part now. I'll invite Manish sir to carry this discussion forward. आई हैव वन आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू। बेसिकली अभी आजकल आर्टिकल बहुत कम आ रहा है, तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इंडियन नीड्स ए ग्लोबली recognized public policy school. As of now, we don't have any dedicated globally recognized public policy school. But हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो they have such setup, they have such institutions which helps in the smooth functioning of public policy, है ना। तो यहाँ पे बात किया गया है, जैसे जॉन जॉन एफ कैनेडी स्कूल की बात की जाती है, हार्वर्ड की जो है, उसके बाद से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। बट इन आवर कंट्री देयर इज नो सच डेडिकेटेड स्कूल विच इज ग्लोबली रेपुटेटेड और जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नीड टू नो कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी इज ए शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स द पब्लिक। तो इसमें क्या होता है, स्टेक होल्डर्स आर वेरी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इट मे बी गवर्नमेंट, जुडिशरी, institutions along with that public, but participation is very limited in our country because of the centralized nature of पब्लिक पॉलिसी इन आवर कंट्री। तो दिस आर्टिकल हाईलाइट्स कि जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका, जैसे सिविल सोसाइटी हो गई, कमेंट एकेडमिक्स हो गया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गया, इन्फ्लुएंस जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन पॉलिसी मेकिंग बिकॉज ऑफ द हाईली सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द पॉलिसी। दूसरा यहाँ पे हाईलाइट ये किया गया कि दो द पॉलिसीज बीइंग मेड बाय द executive centralized executive group but it is not proper being regulated by the legislature। ये भी एक इसमें शॉर्टकमिंग्स इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये बोलता है कि द सेंट्रलाइज ऑफ पावर विद इन द एग्जीक्यूटिव लीड्स टू पार्टी लीडरशिप विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। एक तो एग्जीक्यूटिव, देन कम्स द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर है उनकी वहां पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, और ये क्या करता है, डिमिनिशेस द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ग्रुप अनलेस दे हैव एक्सेस टू टॉप लीडरशिप। अगर ये जो ग्रुप्स हैं जैसे एकेडमिक्स हैं, आपको सिविल सोसाइटी, अगर इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी, दे मे नॉट कंट्रीब्यूट इन द पॉलिसी मेकिंग। तो ये हाईलाइट किया। दूसरे पार्ट में ये हाईलाइट करता है कि
कैसे जो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग है दैट इज बीइंग वेरी फ्रेगिल। फिर क्या होता है कि एवरी 5 ईयर वी आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांजिशन, जब पावर का स्मूथ ट्रांजिशन होता है अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द पॉलिसी एंड इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, वी आर नॉट स्मूथली ट्रांजिशनिंग। जैसे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिसी बनाया था, अगली पार्टी आती है उसको खत्म कर देती है, तो कहीं ना कहीं उस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा सोसाइटी पे जिस वे में डिजाइड किया गया था। कहीं ना कहीं पॉलिसी लॉन्ग टर्म को हम हिट करते हैं। तो ऐसे केसेस ऑलवेज आते हैं। तो इसके बाद ये करते हैं कि ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि दो वी नीड द ए सेंट्रल a globally recognized policy institution, but we cannot ignore our political reality। हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज क्या है, जैसे कि रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है, एजुकेशन लेवल पे भी बहुत ये है, सिविल सोसाइटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वी कैनॉट इग्नोर ऑल दिस फैक्टर्स एंड वी नीड टू मेक a kind of policy setup where the institution is Indian in nature। जो इंडिविजुअल इंडिया का टोन है उसका वो खत्म ना हो, टोटली ग्लोबल वहां से उठाकर हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं करते। तो ये भी ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। अनलाइक यहाँ पे ये बात करता है कि अनलाइक वेस्टर्न पॉलिसी स्कूल दैट फोकस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड एज्यूम स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ to influence, an Indian institution must teach students to navigate a complex web of informal network, regional power structure and social dynamic। तो हमारे यहाँ इनफॉर्मल नेटवर्क्स बहुत ज्यादा हैं, रीजनल पावर डायनेमिक्स हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड सोशल डायनेमिक्स इज आल्सो देयर, क्योंकि सोसाइटी भी हमारी कई लेवल में डिवाइड हुई है। तो इस रियलिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फिर लास्ट में ये बात करता है, लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में आर्टिकल बात करता है कि द करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड इन्फ्लुएंस आर ट्राइड टू क्लोजली टू एग्जीक्यूटिव लीड टू साइनोफेंसी अपॉर्चुनिटीज एंड इनस्टेबिलिटी। जो ये एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पे सेंट्रलाइज है, इसके कारण साइनोफेसी अपॉर्चुनिटीज एंड इंस्टेबिलिटी का ये जो आता है हमारे पॉलिसी मेकिंग में और ट्रांजिशन के टाइम पे, ये फैक्ट है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फिर लास्ट में ये बात करता है आर्टिकल कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि बाय क्रिएटिंग दिस नॉन पार्टीशन येट पॉलिटिकली अवेयर space and institution could nurture development professional who maintain relevance despite regime change। हम regime तो चेंज करेंगे आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर, बट जो पॉलिसी मेकर के लिए हमारे जो 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 रेलेवेंस स्टेक होल्डर्स होंगे, प्रोफेशनल होंगे, दैट विल बी द बैकबोन ऑफ जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म में। तो ये आर्टिकल ये सारी टेक अवेज पे बात करता है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, मेंस के पॉइंट ऑफ फिर व्यू से आप इसको मुझे कहीं भी। एक चीज लगता है कि जब मैं डीपीएसपी पढ़ता था तो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें एक लिखा था डीएसपी इज लाइक पीपल्स मैनिफेस्टो, वो एक पीपल मैनिफेस्टो है। तो कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, दैट मैंडेट ऑफ डीपीएसपी शुड गाइड द पब्लिक पॉलिसी। की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, उसका काम है कि जो डीपीएसपी में लिखा गया है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, उसको वो आगे फर्दर करे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड बी एक्ट लाइक ए मैनिफेस्टो ऑफ द पब्लिक, इट इज मैनिफेस्टो ऑफ द पब्लिक। और दूसरा चीज मुझे और याद आता है कि ऐसे बहुत सारे, जैसे एनजीओज का रोल इससे हम जोड़ सकते हैं। लाइक मुझे एक केस याद आता है जो एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो उसके बाद ही ये चीज उभर के आई कि ऑल दोज कैंडिडेट हु आर गोइंग टू इन फ्रे फॉर लाइक फाइटिंग एमएलए का इलेक्शन या एमपी का इलेक्शन, उनको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो है, उससे पहले क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो उनको लिखना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा फॉर द इन्फॉर्म चॉइस बाय द, सो दैट पब्लिक कैन मेक इन्फॉर्म चॉइस। तो एनजीओ का रोल इससे उभर के आता है। आप कुछ तीन चार केस स्टडीज जो है स्टूडेंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि पब्लिक, क्योंकि एनजीओ लार्जली जो है पब्लिक सेंटिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस तरह के तीन चार आप केस स्टडीज अगर स्टूडेंट अपने पास रखें तो उनको इस तरह से, और इसके साथ क्लब करके एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये एसिक के लिए और बाकी जीएस पेपर 2 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये होता है कि वी आर मेकिंग पॉलिसी फॉर द पीपल, और वहां पे पीपल का ही पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जी सर। बिकॉज देयर इज नो सच प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म भी बहुत रिक्वायर्ड है। तो पॉलिसी जो होगी कॉम्प्रिहेंसिव होगी और पीपल का ट्रस्ट बनेगा अपने एग्जीक्यूटिव पे और उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस पे। तो सच में अच्छा और आर्टिकल है इनफैक्ट ये। हमने जो पंचायती राज लाया कि पब्लिक
को एक तरह से चैनलाइज कर, वो भी एक तरह से डाइल्यूट हो चुका है, मोर सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया है। फंड फंक्शन और फंक्शनरीज की जो हम बात करते हैं, उस वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहता है कि वो डिवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ लाइक अब लोकल पॉलिसी का एटलीस्ट वो कर सकते हैं, तो वो भी नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल दिस इज वेरी गुड आर्टिकल। Okay, sir. So this is all from my side, and with this, I would like to conclude today's session. Thank you, Gaurav, sir. थैंक यू सर।